हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है? पढ़ाई अच्छी चल रही है? चलिए आज हम इंडक्टिव इफेक्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। देखो बेटा, पहला क्वेश्चन ये है कि ड्रॉ द डायरेक्शन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। आप इंडक्टिव इफेक्ट की डायरेक्शन को कैसे ड्रॉ करोगे? तो सबसे पहले इसमें क्या पता होना चाहिए कि ये जो सामने वाला ग्रुप जो लगा हुआ है इस कार्बन से, इसका नेचर क्या है। तो ये ए क्वेश्चन है और ये बी क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका नेचर क्या है, तो पहले करते हैं। चलो, इसका नेचर बेटा क्या है, -i। तो कल के वीडियो में मैंने आपको +i और -i बताया था और उसका कहा था कि उसका चार्ट जो मैंने आपको दिया था, चार्ट मतलब मैंने आपको एक ऑर्डर दिया था, उसमें +i का ऑर्डर अलग था और -i का ऑर्डर अलग था, ठीक है। तो वो आप लोग को लर्न करना चाहिए, ओके, तब आप ये कर पाओगे। तो बेटा मेरे को याद है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि OH का नेचर -i का है। तो जब ये -i का नेचर कैसा होता है, तो कल ही मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन कैसा होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग विथड्रॉल करने वाला, विथड्रॉइंग, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को विड्रॉल करने वाला नेचर होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर, ओके। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर में क्या होगा बेटा, ये OH जो है इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, ओके। ये इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ खींचेगा। तो इस कार्बन पे बेटा क्या चार्ज आएगा, तो इस पे डेल पॉजिटिव चार्ज आएगा, जो कि मैंने कल भी बताया था। और इस पे क्या आएगा, इस पे क्या आएगा, तो इस पे आएगा डेल पॉजिटिव, इस पे डेल पॉजिटिव। बेसिकली बेटा हम 3 कार्बन को ही देखते हैं और उसके बियॉन्ड, तो जब हम 4th कार्बन के बारे में बात करते हैं, ये सब कार्बन ही तो है। तो ये 1st कार्बन हुआ, ये 2nd कार्बन, ये 3rd कार्बन, ठीक है। जब हम 4th 5th 6th हम जनरली क्या करते हैं बेटा, निग्लेक्ट करने की कोशिश करते हैं, जो मैंने कल बताया आपको। तो बेटा ये कार्बन अपनी ये इससे खींचेगा, तो इस पे डेल पॉजिटिव और ये कार्बन जो है अब इसके पास कमी हो गई, ठीक है, क्योंकि ये इसका खींच रहा है। तो ये इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है, अपनी तरफ खींचेगा। तो अगर आप यहाँ से देखो तो ये भी क्या कर रहा है, खींच रहा है, ठीक है। फिर ये जो होगा, फिर ये इससे खींचेगा, है ना, फिर ये इससे खींचेगा, ओके। समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। तो क्योंकि बेटा ये तो सिमेट्रिक है ना, अगर आप इधर से जा रहे हो तो इसे 1st कार्बन कहोगे, 2nd कार्बन कहोगे, 3rd कार्बन कहोगे, ठीक है, 1st 2nd 3rd कहोगे, ठीक है, और इसे कहोगे 4th। जब आप इधर से बात कर रहे हैं तो 1st 2nd 3rd 4th, ठीक है। तो सिमेट्रिसिटी पे अगर आप यहाँ से जा रहे हो तब भी आप ऐसे ही जाओगे, मतलब यही नेचर होने वाला है, ठीक है। और अगर आप इधर से जा रहे हो तब भी यही नेचर होने वाला है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का नेचर है। अब मैंने आपको बताया था कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट है। डिस्टेंस डिपेंडेंट कैसे है, तो जो ये डेल पॉजिटिव है ना, उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू डेल पॉजिटिव, फिर डेल नेगेटिव, सॉरी डेल पॉजिटिव से, ठीक है, क्योंकि बेटा ये डिस्टेंस डिपेंडेंट है, ठीक है। तो इसका मतलब जो OH से कार्बन डायरेक्टली जुड़ा है, जिसका चार्ज क्या आया, डेल पॉजिटिव, उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, मतलब उस पे अट्रैक्शन किस OH का सबसे ज्यादा है, ठीक, इसका ये मतलब है। अब नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल पे चलते हैं। तो इसका नेचर क्या है, कल ही मैंने बताया, इसका नेचर +i है। तो +i क्या करेगा, ये कार्बन को इलेक्ट्रॉन्स देने वाले कंपाउंड्स होते हैं। क्या होते हैं, कार्बन को इलेक्ट्रॉन्स देने वाले कंपाउंड होते हैं। तो ये जो होंगे अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देंगे, तो कार्बन को देंगे तो इस पे क्या आएगा, डेल नेगेटिव आएगा। अब डेल नेगेटिव इसे भी अच्छा नहीं लगता, क्यों, किसी को न्यूट्रल होना पसंद है ना, पॉजिटिव चार्ज किसी पे अच्छा लगता है ना नेगेटिव चार्ज किसी पे अच्छा लगता है। तो ये क्या करेगा, ये इस कार्बन को देने की कोशिश करेगा या फिर इस कार्बन को देने की कोशिश करेगा, ठीक है। सपोज इसने इसे दिया, ठीक है, तो ये इस पे आ जाएगा डेल नेगेटिव, ठीक है। मैं ये नेगेटिव इसलिए लिख रही हूँ ताकि कोई आपको कंफ्यूजन ना हो,
अगर मैंने डेल नेगेटिव ही लिखा होता तो आप कहते कि बराबर चार्ज है, इसलिए मैं डेल नेगेटिव नेगेटिव से इसे दिखा रही हूँ। ठीक, फिर डेल नेगेटिव नेगेटिव कहेगा कि नहीं भाई मेरे पास भी नेगेटिव चार्ज है, तुम थोड़ा सा ले लो, ये वाले कार्बन से कहेगा तुम थोड़ा ले लो, तो ये कार्बन कहेगा दे दो, तो इसके पास हो जाएगा डेल नेगेटिव नेगेटिव। फिर ये कार्बन कहेगा मैं डेल नेगेटिव नेगेटिव हूँ, मुझसे चार्ज ले लो, तो ये कार्बन ले लेगा उससे डेल नेगेटिव 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 कह दो इसे। ठीक है, ठीक है, डेल नेगेटिव, ये 2 बार नेगेटिव, ये तीसरी बार नेगेटिव, ये चौथी बार नेगेटिव, और फिर ये से इसके अब तो हो गया। लेकिन अगर ये इसे का चार्ज देता तो बेटा ये इधर इस डायरेक्शन में जाता है ना। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये सिलसिला मतलब इस रिंग में चार्ज ऐसे जाता रहेगा। ठीक, तो आप इंडक्टिव इफेक्ट ऐसे दिखाओगे। ठीक है, आप इंडक्टिव इफेक्ट ऐसे दिखाओगे। तो अब आपको समझ में आ रहा है कि कैसे होगा। और अगर आप मैग्नीट्यूड के बारे में बात करो तो ऑब्वियसली डेल नेगेटिव का चार्ज ज़्यादा होगा। ठीक है, मतलब इस पे इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा लगेगा एज कंपेयर टू डेल नेगेटिव नेगेटिव। फिर डेल, क्योंकि हम थर्ड कार्बन तक ही क्या बता पाते हैं उसकी, तभी हम स्टडी कर पाते हैं। ठीक, तो तीसरे तक ही हम स्टडी कर पाते हैं, इसीलिए तीसरा ही हम दिखा पाते हैं। ठीक, तो चलिए अब हम पढ़ते हैं कुछ एप्लीकेशन। ये IE आयोनाइजेशन एनर्जी नहीं है, IE का मतलब है इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, तो एप्लीकेशन ऑफ IE का मतलब इंडक्टिव, I फॉर इंडक्टिव और E मतलब इफेक्ट। ओके, तो सबसे पहले जो दिखाएगा वो करेगा कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड के जो कि एलिफैटिक होंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलिफैटिक? एलिफैटिक का मतलब क्या होता है? एलिफैटिक बेटा मतलब होता है ओपन चेन, आप ऐसे याद रखो, ओपन चेन। और एरोमेटिक जो रिंग से आप दिखाते हो, जैसे बेंजीन एरोमेटिक है, एरोमेटिक के लिए हकल्स रूल फॉलो होना चाहिए, याद होगा आपको हकल्स रूल। ठीक है, साइक्लिक कंपाउंड, प्लेनर स्ट्रक्चर, तो वो होते हैं। ठीक है, एलिफैटिक आप याद रखो ओपन चेन। ठीक है, ओपन चेन कार्बोक्सिलिक एसिड का एग्जांपल, जैसे बेटा एसिडिक एसिड हो गया, प्रोपोनोइक एसिड हो गया, ब्यूटेनोइक एसिड हो गया, तो ये जनरली ओपन स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो आप ये जनरली ये टेबल आपके लिए लर्न करने के लिए है, या आप लर्न कर लेना। ठीक है, और इसका एक्सप्लेनेशन मैं दे रही हूँ भी। तो एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I। अब ऐसा क्यों है वो मैं आपको बताती हूँ इस छोटे से टेबल पे, ये आप लोग को समझाने के लिए। ओके, देखिए ये आपका एसिड है, R मतलब कोई भी अल्काइल ग्रुप। ठीक है, या मैंने अगर अल्काइल लग दिया तो फिर आप उससे आप डायरेक्टली एसिड ही रख लो बेटा, यहाँ पे कोई ग्रुप रख लो, ऐसे ग्रुप लिख लो। ठीक है, वेदर इट इज अल्काइल या फिर कोई भी ग्रुप होगा। ठीक, यहाँ OH है, ये हो जाएगा, ये ग्रुप के साथ अटैच्ड है, ये होगा O-। एसिड्स क्या होते हैं बेटा? जो H+ देते हैं उन्हीं को तो हम एसिड कहते हैं। एसिड्स जो H+ देते हैं, तो H+ इसने क्या किया दिया और क्या बन गया, ये जो H+ रिलीज करने के बाद जो बनता है उसे बोलते हैं बेटा कॉन्जुगेट बेस। मतलब इस एसिड ने एक H+ हटाया और क्या बना लिया, अपना कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, ये आप इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ोगे। ओके, तो ये जो होगा, ये जो है ये कॉन्जुगेट बेस है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये जो है इस ऑक्सीजन पे क्या है बेटा, नेगेटिव चार्ज है कि नहीं? नेगेटिव चार्ज है, दिख रहा है आप लोग को? तो ये जो ग्रुप है, ये 2 तरह के होते हैं, दैट इज +I और -I। अब आप मुझे ये बताइए कि +I हुआ तो ये कार्बन को क्या देगा, इलेक्ट्रॉन्स देगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स देगा। क्या कार्बन को इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? नहीं,
क्योंकि ये पूरा ग्रुप क्या है बेटा, रिच है, इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ है, और एक्सेस मतलब ये नेगेटिव चार्ज है। और किसी को भी नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज अच्छे नहीं लगते ना, कोई भी चाहता है कि मैं कितना न्यूट्रल है, कितना कम चार्ज हो हमारे पास, उतनी ज़्यादा हमारी स्टेबिलिटी है। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज हो चाहे पॉजिटिव चार्ज हो, ना एक्सेस चार्ज सही है ना डेफिशिएंसी ऑफ चार्ज सही है। तो ये क्या क्या कहेगा, ये तो फिर बेटा तो फिर ये ग्रुप अगर प्लस आई हुआ तो ये इसको देगा। तो पहले से इसके पास माइनस है, इस मॉलिक्यूल के पास पहले से माइनस है, तो आप बताओ ये देगा तो इस पे ये देगा, ये और इलेक्ट्रॉन देगा, तो इसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा, स्टेबिलिटी क्या होगी इस मॉलिक्यूल की, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि भाई इसको चार्ज नहीं चाहिए, चार्ज मेरे पास पहले से ही है। तो मुझे और मतलब मेरे पास अगर इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं तो मैं और इलेक्ट्रॉन्स क्यों लूंगी। तो प्लस आई जो है वो और इलेक्ट्रॉन्स नहीं, मतलब ये ग्रुप है ये और इलेक्ट्रॉन्स नहीं लेना चाहेगा, बट प्लस आई कहेगा नहीं मैं तो भाई इलेक्ट्रॉन देता हूँ। ठीक है, मेरा नेचर यही है। और माइनस आई कहेगा मैं इलेक्ट्रॉन लेता हूँ। तो भाई जब मेरे पास है तो मैं तुम्हें दूंगी ना, अगर मेरे पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन है और तुम्हें चाहिए तो मैं दूंगी। तो ये ग्रुप, इस ग्रुप को इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये कहेगा ले लो भाई मेरे से, क्योंकि मुझे स्टेबिलिटी चाहिए। तो माइनस आई से क्या होगा बेटा, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। समझ में आया, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। क्यों बढ़ रही है स्टेबिलिटी, क्योंकि ये ग्रुप से माइनस ये इस ग्रुप से एक्सेस चार्ज जो इस ग्रुप पे है वो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। जब माइनस आई ग्रुप लगा रहे हैं एक्सेस चार्ज डिक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से उसकी स्टेबिलिटी बढ़ रही है। और कोई भी बेटा इस यूनिवर्स में या फिर इस पूरे ब्रह्मांड में कोई भी मॉलिक्यूल या कोई भी सिस्टम क्या चाहता है, स्टेबल होना चाहता है। इसलिए ये भी मॉलिक्यूल यही चाहेगा, स्टेबल होगा। इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा है कि एसिडिक स्ट्रेंथ, AS का मतलब होता है एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इसका मतलब क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/i। ठीक है, सॉरी, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/+i। ठीक है, या फिर मैं बोलूंगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई, और इसे क्या बोला जाता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई। मतलब अगर मैं माइनस आई का मैग्नीट्यूड बढ़ाऊंगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी बेटा, बढ़ेगी। क्यों बढ़ रही है, क्योंकि जो मेरे पास कॉन्जुगेट बेस बना है, जिसके पास एक्सेस चार्ज है, उस चार्ज को कम करने के लिए ये ग्रुप जो है वो मदद कर रहे हैं। डीएनपी रूल हर एक मतलब आप क्वेश्चन में लगाओगे और लगेगा, इंडक्टिव इफेक्ट के क्वेश्चन में ये लगेगा, जितने भी क्वेश्चन आप करोगे उसमें ये रूल लगाओगे, डीएनपी रूल। देखिए, डी स्टैंड्स फॉर डिस्टेंस, एन स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ ग्रुप, नंबर किसका, ग्रुप का, नंबर ऑफ ग्रुप है ना। और P स्टैंड्स फॉर पावर, किसका, ग्रुप का है ना। तो ये कैसे लगाएंगे, तो सबसे पहले आप किसको प्रायोरिटी दोगे, डिस्टेंस को, फिर आप किसको दोगे, नंबर को, तब आप लास्ट में किसको दोगे, पावर को। ठीक, अब ये क्वेश्चन करती हूँ, उससे आपको समझ में आएगा। लेकिन ये रूल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये क्या बोल सकते हैं आपको, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए कितने सारे स्टार्स लगा रही हूँ मैं इस पर, क्योंकि इससे सारे क्वेश्चंस क्या होंगे, सॉल्व होंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन ये दिया है आपकी स्क्रीन पे, इसे आप ट्राई कीजिए। पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए। चलिए, आपने ट्राई किया, अब मैं आपको बताती हूँ। देखिए बेटा, यहाँ पे ये क्या ग्रुप लगा है, दिस इज कॉल्ड मिथाइल, ये CH3 है ना, CH3 है। तो IUPAC में मैंने कितना आपको बताया कि मिथाइल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बॉन्ड लाइन से ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं मिथाइल को। ठीक, तो ये आपका मिथाइल है, क्या है, मिथाइल है। ठीक, अब ये इसका नेचर क्या है, आपको सबसे पहले क्या बताना चाहिए, नेचर। सबसे पहले देखो यहाँ पे लगाते हैं डिस्टेंस। तो बेटा जब आप इस ग्रुप को देख रहे हो, इस एसिड से जो ग्रुप लगा हुआ है, इस एसिड से जो ग्रुप लगा हुआ है उसका नेचर आपको पता होना चाहिए। तो पहली बात, इस ग्रुप से
मतलब इस एसिड से जो ग्रुप इस एसिड में मतलब या इसकी स्टेबिलिटी बढ़ाएगा या घटाएगा, ठीक है, तो उसका नेचर आपको पता होना चाहिए, ये बात है। तो सबसे पहले तो आप डिस्टेंस लगाओगे, डिस्टेंस ऑफ ग्रुप, इसे लिखो डिस्टेंस ऑफ ग्रुप फ्रॉम एसिड, फ्रॉम एसिड, एसिड से ग्रुप की डिस्टेंस कितनी है, ठीक। तो बेटा जब आप तीनों को देख रहे हो 1 2 3, आपका ए ये है, बी मॉलिक्यूल ये है और सी मॉलिक्यूल ये है, जो जब आप इसको देख रहे हो तो बेटा डिस्टेंस इस ग्रुप की, भले ये डिफरेंट ग्रुप है लेकिन इसकी डिस्टेंस इस एसिड से सेम है, तो डिस्टेंस यहाँ पे नहीं लग सकता। क्यों? अरे बेटा अगर डिस्टेंस अलग अलग होती तो हम डिस्टेंस वाला रूल लगाते, बट यहाँ पे हर एक ग्रुप एसिड से सेम डिस्टेंस पे है, ठीक। देखिए चाहे आप इसको देख लें तो ये ग्रुप को पकड़िए तो ये इस डिस्टेंस पे है, इस ग्रुप को पकड़िए तो ये भी एक ही कार्बन की दूरी पे है, ये भी एक ही कार्बन की दूरी पे है, देखिए, है ना। तो अब नंबर, तो बेटा नंबर ऑफ ग्रुप, यहाँ पे एक ही ग्रुप है, जब एक से ज़्यादा ग्रुप होते तो नंबर की बात आ जाती, ठीक है। ऑफ ग्रुप कहाँ से बेटा? फ्रॉम एसिड, सारी बातें हम कहाँ से कर रहे हैं? एसिड से, ठीक। पावर ऑफ ग्रुप फ्रॉम एसिड, एसिड से हम पावर भी देखेंगे, ठीक। चलिए तो अब तो बेटा तो यहाँ पे नंबर भी नहीं लग रहा क्योंकि इसकी एक से ज़्यादा ग्रुप नहीं है, एक ही ग्रुप की यहाँ पे बात हो रही है, तो यहाँ नंबर भी नहीं लग रहा, तो अब पावर ही है बचा है। तो बताइए इसका नेचर क्या है? इसका तो इंडक्टिव इफेक्ट 0 होता है और ना ही ये प्लस आई जैसा है ना ही ये माइनस आई जैसा, तो यहाँ पे आ जाएगी बेटा ये इसका नेचर क्या होता है? दिस इज प्लस आई ग्रुप, दिस इज प्लस आई ग्रुप। NO2 का नेचर बताइए बेटा, माइनस आई। NO2 का नेचर क्या होता है? माइनस आई का नेचर होता है। बेटा आपको प्लस आई माइनस आई अच्छे से पता होना चाहिए, तभी आप ये क्वेश्चन कर पाओगे, इसीलिए कह रही हूँ उसको याद कर लो, टेबल जो आप कल बताई थी मैंने, ठीक। तो अब बताइए एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई, तो सी सबसे ज़्यादा होगा। बेटा ए और बी में कौन ज़्यादा होगा आप बताइए? तो ए होगा, तब आएगा बी। क्यों? बट इसका तो 0 इंडक्टिव इफेक्ट 0 तो है बेटा, बट इसका अगर मैं पूछूं इसके पास चार्ज है, मतलब इसके पास माइनस चार्ज तो है, भले ये कुछ नहीं कर पा रहा, बट बेटा ये जो है इसकी स्टेबिलिटी तो डिक्रीज कर पा रहा है, क्योंकि प्लस आई जो है वो तो चार्ज देगा, मतलब वो तो किसी भी तरह चार्ज देगा, ये ना दे रहा है ना ले रहा है, तो ना दे रहा है ना ले रहा है तो इसके चार्ज को तो डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, बट ये जो है ये देने की वजह से इसके चार्ज को बढ़ा दे रहा है, मतलब इसमें एक्सेस चार्ज पहले से ही है जो मैंने यहाँ डिस्कस किया था आपको, लेकिन ये इसके चार्ज को बढ़ा दे रहा है, तो यहाँ पे प्लस आई बेटा लग तो रहा है ना, इसीलिए सी, फिर उसके बाद ए वाला, फिर उसके बाद बी वाला। आई होप आपको क्लियर हो। नेक्स्ट वाला आप ट्राई करो, पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए। पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए। देखिए बेटा ये जो है यहाँ पे क्या लगना चाहिए, तो यहाँ पे हर जगह मिथाइल लगे हुए हैं, हर जगह क्या लगे हुए हैं? मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, लगे हैं ना बेटा, मिथाइल ये भी है, मिथाइल ये भी है, ये भी है, डंडा मतलब मिथाइल है ना। तो मिथाइल का नेचर तो प्लस आई का है, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे क्या लगेगा? DNP रूल, तो लगाइए DNP रूल। तो यहाँ पे इसके पास है, यहाँ पे इससे दूर है, यहाँ पे इससे दूर है, तो सबसे पहले डिस्टेंस वाला रूल ही यहाँ पे लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस कम है और यहाँ पे डिस्टेंस क्या है? थोड़ा सा ज़्यादा है, और यहाँ पे इस एसिड से डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं पूछ रही हूँ इसका नेचर क्या है बेटा? प्लस आई का नेचर है। तो अगर ये ग्रुप इसके पास लगे हैं, ठीक है, जितने पास लगे हैं उतना चार्ज क्या करेंगे? उतना नेगेटिव चार्ज बढ़ाएंगे, मतलब उतना इसको एक्सेस इलेक्ट्रॉन देते जाएंगे, मतलब इसकी स्टेबिलिटी क्या करेंगे बेटा? डिक्रीज करते जाएंगे, ठीक है। तो अगर ये ए मॉलिक्यूल है, ये बी मॉलिक्यूल है, ये सी मॉलिक्यूल है, तो आप बताओ जितना इसके पास रहेगा उतना चार्ज बढ़ाएगा, मतलब उतनी कम स्टेबिलिटी होगी, तो ए की स्टेबिलिटी तो सबसे कम होगी। फिर इसमें देखो बेटा, फिर इसके पास है, ठीक है, फिर भी इसमें चार्ज बढ़ा रहा है, तो यहाँ बी लिख दो। फिर इसमें और दूर है,
तो थोड़ा सा चार्ज दे रहा है इसको, तो यहाँ सी लिख दो, तो सी सबसे ज़्यादा है, फिर बी है, फिर ए है। आप समझ गए क्यों है? क्योंकि सी मिथाइल ग्रुप बहुत ज़्यादा है, तो चार्ज तो दे रहा है लेकिन थोड़ी कम दे रहा है, मैग्नीट्यूड थोड़ा सा कम है, क्योंकि ये डिस्टेंस डिपेंडेंट होते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया इंडक्टिव इफेक्ट आर डिस्टेंस डिपेंडेंट, तो दूर है तो इसलिए चार्ज थोड़ा सा कम है ना, थोड़ा सा कम दे पा रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा दे पा रहा है क्योंकि थोड़ा सा पास है, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा दे पा रहा है, तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा कम। अब नेक्स्ट वाला आप करो, ये वाला आप करो, पॉज करो, ट्राई करो। तो आई होप आपने पॉज किया हो, ट्राई किया हो। अब यहाँ पे डीएनपी रूल लगाइए। तो डिस्टेंस तो बेटा सबका सेम है, देखिए ये और ये, तो डिस्टेंस सबका सेम है, डिस्टेंस तो नहीं लगेगा, ठीक। अब नंबर, तो यस नंबर पे बेटा, नंबर पे लगेगा। ये देखिए यहाँ पे 2 Cl ग्रुप है, ठीक है, 2 Cl के ग्रुप हैं। तो बेटा कुछ भी आप देखिए, अगर आप प्लस माइनस आई, क्योंकि ये सारे का नेचर कैसा है, ये सारे ग्रुप का नेचर कैसा है, ये F, ये Cl, ये Cl, ये Cl, तो ये सारे कैसे हैं बेटे, ये सारे के सारे कैसे हैं, माइनस आई के हैं, माइनस आई ग्रुप के हैं। तो ये इनका नेचर कैसा होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, मतलब सारे के सारे क्या करेंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे, ठीक। लेकिन डीएनपी रूल के हिसाब से डिस्टेंस तो सेम है, नंबर, अब नंबर देखना है, तो इसका नंबर सबसे ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा तो इसी की स्टेबिलिटी होगी, बी वाले की। अगर मैं इसे ए बोल दूँ, इसे मैं बी बोल दूँ और इसे मैं सी बोल दूँ, ठीक, तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी, बी की, ठीक है। अब आ जाओ ए और सी में, आपको देखना है, ठीक। अब आपके पास पावर बचता है, क्योंकि डिस्टेंस लग चुका है, नंबर लग चुका, अब पावर बचता है। अब आप ये बताइए कि माइनस आई किसका ज़्यादा होता है, Cl और F में से, बताइए। तो बेटा माइनस आई हमेशा F का ज़्यादा होता है, ठीक है, F का ज़्यादा होता है। और ये आप कैसे बताओगे, उस टेबल से बताओगे, इसलिए मैं बार बार कहती हूँ उसको रटिए। तो बेटा इसका ऑर्डर ये हो जाएगा, समझ गए। ये आप बहुत लोग सी को स्टेबल कहेंगे, क्यों कहेंगे, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट माइनस आई तो इसका ज़्यादा है, Cl का नहीं है। लेकिन फिर मैं कहूँगी बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है डीएनपी रूल से आपका सारे क्वेश्चन अच्छे से होंगे, ठीक है। तो आई होप आज का लेक्चर आपको क्लियर हो, बढ़िया से समझ में आया हो, मज़ा आ रहा है आपको इंडक्टिव इफेक्ट में, आई होप अच्छा लग रहा हो, क्योंकि बहुत ही अच्छा टॉपिक है, ठीक है। तो कल हम कुछ और बात कर लेंगे अबाउट, और इसके एप्लीकेशंस की स्टडी करेंगे और क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। चलिए तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, बाय बाय।